हेलो टू एवरीवन। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज 24 फेब है, यानी क्लास 12 के इंग्लिश का पेपर आज हो चुका है। मैंने पेपर देखा, काफ़ी इजी था। क्योंकि मैंने एक वीडियो में बताया था, क्योंकि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन यानी नगर निगम के चुनाव हो रहे हैं यूपी में। तो बस पेपर बन रहे हैं, और ऐसे बन रहे हैं कि पेपर का जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो बहुत ही कम है, यानी 40 है आउट ऑफ 100। खैर ये तो अच्छी ही बात है, क्योंकि इससे आपको भी फ़ायदा है, आपके नंबर अच्छा आएंगे और इससे आपका परसेंटेज भी अच्छा जाएगा। तभी देखो, हिंदी का पेपर भी बहुत ईजी आया हुआ था, और आज का इंग्लिश का पेपर भी काफ़ी ईजी था। तो देखते हैं पेपर का सॉल्यूशन। अच्छा, क्योंकि हमें पता है पेपर जो है डिवाइड है 4 सेक्शन में, सेक्शन ए, बी, सी और डी। अब सेक्शन ए, बी और डी, सेक्शन ए मतलब जिसमें पैसेज आता है, और सेक्शन बी जिसमें आपकी राइटिंग स्किल चेक होती है, यानी आपको लेटर लिखने होंगे, आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, या अब आर्टिकल आता है। और एक आता है सेक्शन डी, जिसमें आपकी पूरी लिटरेचर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो मैं इसको नहीं बताऊंगा, क्योंकि अब देखो हर बच्चे का माइंडसेट अलग अलग होता है, तो वो तो अपनी लैंग्वेज के हिसाब से ही क्वेश्चन को डील करेगा, यानी अपने हिसाब से लिखेगा ना। अब जैसे मैं इसे कन्वर्ट कर भी दूँ, तो क्या पॉसिबिलिटी है इसकी कि आपने भी उसी लैंग्वेज में यानी वही माइंडसेट लेके किया होगा, तो आपका आंसर अलग होगा, और जो मैं इसको ट्रांसलेट करूँगा उसका आंसर अलग होगा। तो कुल मिला के इसको ट्रांसलेट करना टोटल टाइम वेस्ट है। आपने पढ़ा होगा तो डेफिनेटली किया ही होगा, अब वो लाइन 4 गई हो या 5 गई हो, जैसा ट्रांसलेशन आपने किया हो। इसमें तो आंसर का सेंस या लैंग्वेज का सेंस ही हम लोग को चाहिए होता है बस। इसलिए मैं सेक्शन ए, बी और डी को छोड़ रहा हूँ। सीधा हम लोग ध्यान देते हैं सेक्शन सी पर, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो बच्चे होते हैं साल भर इसी में घबराते हैं कि कैसे इडियम फ्रेसेस याद करने हैं, कैसे वोकैब्स को याद करना है, ट्रांसलेशन कैसे डील करने हैं, और हो गए डायरेक्ट इनडायरेक्ट, है ना, ऐसा ही कुछ। तो देखते हैं क्वेश्चन पेपर को। तो ये रहा बोर्ड का पेपर 2023 इंग्लिश, और कोड है 316ZW। ये सेक्शन ए का स्टार्टिंग हो जाती है पोर्शन। ये आपका पैसेज है, ये आपका रहा पैसेज, जिसको आपने पढ़ के कुछ ना कुछ लिख ही दिया होगा। तो इसको हम लोग इसमें नहीं कवर करेंगे, क्योंकि अलग अलग माइंडसेट के हिसाब से अलग अलग आंसर इसके हो सकते हैं, बट सेंस वही होना चाहिए। आंसर तो हो सकते हैं, सेंस वही होना चाहिए। उसके बाद इसका अगला पेज ये रहा। इसमें भी फिर वही पैसेज है, उसके क्वेश्चन आंसर हैं। फिर सेक्शन भी आता है, सेक्शन भी देख लेते हैं, बस इतना आइडिया ले लेते हैं कि क्या क्या इसमें पूछा गया था। जैसे कि मैंने एक शॉर्ट वीडियो में बताया था कि जो भी करंट अफेयर होते हैं उनके पूछे जाने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। तो देखो यहाँ पर आया हुआ है, फ्री एंड फेयर प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, द नीड ऑफ द टाइम। और ये कहीं ना कहीं रिलेट करता है अपनी डेमोक्रेसी से, है ना, क्योंकि ये डेमोक्रेसी के लिए हमला भी बहुत बड़ा हो सकता है, और डेमोक्रेसी के लिए बहुत बड़ा एडवांटेज भी हो सकता है। तो उससे रिलेटेड एक ये क्वेश्चन आया हुआ था, जिसे लिखा वेज एंड मेजर्स टू इरेडिकेट डाउरी सिस्टम, है ना, कि क्या क्या तरीके हो सकते हैं डाउरी सिस्टम को हटाने के। और आपने देखा होगा, कल मैंने एक शॉर्ट वीडियो अपलोड की थी, उसमें मैंने बताया था कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि आर्टिकल आ सकते हैं। तो उसमें एक था डाउरी सिस्टम। तो इस हिसाब से अगर आपने वो 5 सेकेंड का खाली शॉर्ट वीडियो देखा होगा, और उसके अंदर के जो भी आर्टिकल्स मैंने बताए थे उसको कवर किया हो गया, तो आपके 10 नंबर तो पक्के थे। और एक मैंने बताया था कोई भी ऐसे दे सकता है, आर्टिकल दे सकता है कोई भी रैंडमली, जैसे उसने दिया हुआ है इंडिया एंड एग्रीकल्चरल कंट्री, भारत एक कृषि देश। तो फिर उसके बाद लेटर आते हैं। लेटर बहुत ही ईजी थे, जैसे लास्ट वाला देख लो, ये बात वाला, है ना, क्लास 10 का जैसे। बस इसमें कुछ कि हम लोग को नंबर्स इसलिए मिलते हैं क्योंकि हम लोग की इसकी राइटिंग स्किल जो होती है वो हाई स्कूल से अप होनी चाहिए, तभी जाके 10 नंबर मिलते हैं। तो खैर ये हो गया सेक्शन बी। अब आते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपना, सेक्शन सी, यानी ग्रामर पोर्शन। तो इसमें देखते हैं आपने क्या क्या किया होगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत हॉटस्पॉट इलाका होता है एग्जामिनर के लिए भी। बहुत से एग्जामिनर सबसे पहले इसको ही चेक करते हैं। तो देखते हैं, पहले लिखा हुआ है, वन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड इज कॉल्ड। तो जो गॉड के अस्तित्व पे बिलीव नहीं करता है, तो मुझे नहीं लगता कि इससे ईजी भी कोई होगा। साफ साफ होता है एथिस्ट, जिसको बोलते हैं आस्तिक, सॉरी नास्तिक, है ना, जो गॉड के एग्जिस्टेंस को नहीं मानता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला लिखा हुआ है कि द फ्रेज एक्ट अपॉन मीन्स। ये अगर आपने विद्या या क्वेश्चन बैंक पढ़ी होगी ना,
या तो एक्सलेंट ग्रामर की बुक भी कवर की होगी, तो फ्रेजेस में सबसे पहले यही मिलता है। लास्ट स्टार्टिंग के कोई 5 हैं, उनमें से ये कहीं ना कहीं आता है। तो इसमें तो ऑप्शन भी दिए हुए हैं, टू वर्क हार्ड, टू एडवाइस, टू कंडक्ट, टू फॉलो सजेशन। तो असल तो इसका मतलब होता है कि टू टेक एक्शन, टू टेक एक्शन इन एनी कंडीशन या इन एनी सिचुएशन। मतलब किसी भी तरीके से, किसी भी तरीके की सिचुएशन में हम लोग को कोई काम करना, वो कहलाता है एक्ट अपॉन। तो किसी भी सिचुएशन में काम करना हो जाएगा टू वर्क हार्ड, है ना, मतलब कठिन परिश्रम करना, हर तरीके से काम करना या परिश्रम करना। अगला है द सिनोनिम्स ऑफ कंट्रोवर्सी। अब क्योंकि आप बोर्ड के क्लास 12 में हैं तो आप तो अपडेट रहते होंगे, और कंट्रोवर्सी का मतलब नहीं पता तो इससे बेकार क्या हो सकता है। कंट्रोवर्सी का मतलब होता है ना डिस्प्यूट। आजकल तो हर न्यूज़, हर चैनल पे ये सब वर्ड बार बार यूज़ होते हैं, तो बहुत ही ईजी था ये भी सिनोनिम्स इसका, डिस्प्यूट का। अगला आता है एंटोनिम्स ऑफ बेटर। हम जानते हैं बेटर देखो क्या होता है, दिया है वर्स, वर्स्ट, बैड और गुड। हम जानते हैं बेटर का मतलब तो अच्छे के सेंस में होता है, अच्छे के सेंस में, तो गुड तो कहीं से भी नहीं होगा। बचा बैड, वर्स और वर्स्ट। ये थोड़ा कह सकते हैं हम कि अच्छा दिया था, क्योंकि देखो क्या होता है, हम लोग एंटोनिम्स को कैटेगरी वाइज ही बांटते हैं। कैटेगरी वाइज का मतलब देखो हम बताते हैं कि जैसे हो गया गुड, बेटर, बेस्ट, पॉजिटिव डिग्री, कॉम्पिटिटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। अब गुड के सेंस में एंटोनिम्स लेते हैं तो बैड, और बेटर यानी कॉम्पिटिटिव में लेते हैं तो होता है वर्स, और बेस्ट में लेते हैं तो इसको अच्छा वर्स भी पढ़ते हैं, प्रोनाउंसिएशन इसका, उसके बाद होता है वर्स्ट, है ना। तो हम लोग को कैटेगरी वाइज छाटना होता है, यदि बेटर का हो जाएगा वर्स, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला, सरदार पटेल वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ इंडिया। ये साफ साफ एग्जाम्पल छपा हुआ है बुक में, जहाँ हम लोग जानते हैं कि जब भी वन ऑफ द लगाते हैं तो यह हमेशा प्लूरल होता है, यानी ग्रेटेस्ट मैन आदमियों में से थे। इसका मतलब क्या हुआ, सरदार पटेल इंडिया के महान आदमियों में से एक थे। तो यहाँ पे आदमियों का मतलब मैन नहीं होता है, होता है मेन। तो इसमें पूछ रहा है एरर फाइंड करनी है आपको, तो कौन सा वर्ड गलत है, ये हो जाएगा मैन, और होना क्या चाहिए था, मेन। अब आता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चन। सीता सेड टू रीता आर यू वेल। ये पता नहीं क्या, ये हाई स्कूल लेवल का है पूरा। तो इसका आंसर क्या होगा देखते हैं। सबसे पहले रहेगा सीता। अब क्योंकि ये आर से स्टार्टिंग यानी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्टिंग है, तो ये हो जाएगा इंट्रोगेटिव में। तो इंट्रोगेटिव के लिए हम लोग लगाते हैं यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब आस्क्ड। तो सीता आस्क्ड रीता। अब क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो कनेक्टर लगता है इफ़ या वेदर, कुछ भी लगाओ, कुछ भी लगाओ, दोनों से सही है। इफ़, अब इफ़ क्योंकि कनेक्टर है तो उसके बाद हम लोग क्या लगाते हैं। अच्छा, ये सब पूरी वीडियो में हमने कवर किया हुआ है पीछे की, कोई भी आपका जानका हो तो उसको फर्स्ट ईयर और इंटर के लिए ग्रामर की ये जो वीडियोस आई बटन पे आ रही है उसको सजेस्ट जरूर करना। तो लिखा है सीता आस्क्ड रीता इफ़। इफ़ के बाद क्या लगता है, इफ़ क्योंकि कनेक्टर है, उसके बाद लगता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है, आर तो है नहीं, कौन सब्जेक्ट है, यू। और यू क्या होता है, सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन है, रीता। तो रीता के लिए लगाएंगे शी, इफ़ शी। अब आर होता है कंटिन्यूस का प्रेजेंट, और ये बदल जाएगा पास्ट कंटिन्यूस, यानी हो जाएगा वॉज। फिर उसके बाद जो लिखा है ऑब्जेक्ट में वेल, और यहाँ पर फुल स्टॉप हो गया। सीता आस्क्ड रीता इफ़ शी वाज वेल। अगला है द शॉपकीपर सेड टू मी डू नॉट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ माई शॉप। तो इसको भी देख लेते हैं। अब लिखा है डू नॉट, मना कर रहा है, साफ साफ इम्पेरेटिव सेंटेंस है, तो लिखेंगे द शॉपकीपर, द शॉप कीपर। डू नॉट मना करने के लिए हम लोग स्टार्टिंग में ही लगा देते हैं यहाँ पे फॉरबेड। फॉरबेड का मतलब ही होता है मना करना, फॉरबेड। किसको कह रहे हैं, मी, फॉरबेड मी। क्या करने को, टू। करेक्टर्स में क्या लगाते हैं, टू। उसके बाद स्टैंड। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे हम लोग बनाते हैं इन्फाइनिटिव वर्ब। इन्फाइनिटिव वर्ब क्या होती है, मेन वर्ब से पहले टू लगाते हैं, तो हो जाएगा टू स्टैंड। आगे जो भी लिखा है उसको सेम चिपका दो इसे, यानी इन फ्रंट ऑफ माई शॉप। बस एक चीज़ नोटिस करनी है, क्योंकि माई है, माई मतलब पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन चेंज हो जाएगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यानी क्या, यानी सब्जेक्ट कौन है, शॉपकीपर। तो यहाँ पर बस हो जाएगा उसकी जगह हिज शॉप, बाकी सब वही है। तो इस टाइप के ईजी क्वेश्चन आपकी पूछे गए। अगला है माई फ्रेंड इज़ नॉट इंटेलिजेंट, माई फ्रेंड इज़ नॉट डिलीजेंट। कंपाउंड में करना है, कंपाउंड तो बहुत ईजी होता है, इसमें हम एंड भी लगा सकते हैं बीच में कि माई फ्रेंड इज़ नॉट इंटेलिजेंट एंड नॉट डिलीजेंट, यानी मेरा दोस्त बुद्धिमान नहीं है और परिश्रमी नहीं है।
तो क्योंकि हम कुछ इसका लेवल अप करते हैं तो इसमें हम लोग यूज़ कर सकते हैं नीदर नॉर का भी, है ना, क्योंकि नॉट लगा हुआ है। नॉट ना होता तो ईदर और लगा देते, नीदर, उसके बाद डॉट 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 नॉट, नॉर, और इन दोनों में रिस्पेक्टिवली इनकी विशेषता को रख देते हैं। तो यानी हो जाएगा माई फ्रेंड इज नीदर इंटेलिजेंट नॉर डिलीजेंट, यानी मेरा दोस्त ना ही बुद्धिमान है और ना ही परिश्रमी। सिंपल था सबसे। फिर आता द क्वेश्चन इज़ टू डिफिकल्ट टू सॉल्व, कॉम्प्लेक्स करना है। तो ये तो रटा हुआ क्वेश्चन है कि जहाँ पे भी 2 on 2 आता है तो हम लोग बिना सोचे समझे कॉम्प्लेक्स के लिए सो दैट लगा देते हैं। सो मतलब इतना, दैट मतलब जिससे। ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का ही कंजंक्शन होता है, सो दैट। तो इसको लिखेंगे द क्वेश्चन इज़, जहाँ पे भी 2 होता है उसका मतलब वो लगा देते हैं सो। उसके बाद इसकी विशेषता यानी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है इतना डिफ़िकल्ट जिससे कि, यानी दैट, ये यानी इट कांट बी सॉल्व नहीं किया जा सकता। सबसे सिंपल, यानी सो और दैट लगा दिया। ये होता है कंजंक्शन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का, तो इस हिसाब से ये सेंटेंस सही हो जाएगा। आगे लिखा हुआ है पैसिव वॉइस, शी डिड नॉट हेल्प द पुअर मैन। तो ये ऑब्जेक्ट द पुअर मैन, तो होगा द पुअर मैन डिड लगा हुआ है। डिड मतलब पास्ट इंडेफिनिट, जो कि कन्वर्ट हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस में, तो हो जाएगा वॉज। उसके बाद नॉट एट नॉट, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी हेल्प्ड। उसके बाद बाई, क्योंकि शी है, उसके बाद हो जाएगा हर, शी के लिए हर। द पुअर मैन वॉज नॉट हेल्प्ड बाई हर। आगे लिखा कंप्लीट दिस वर्क एट वंस, पैसिव वॉइस। अब इससे इजी क्या ही होगा, हम क्या बताएं, क्योंकि ये तो इम्परेटिव सेंटेंस है, और इम्परेटिव सबसे अच्छा होता है कि लगा दो यू आर, रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्टेड, सजेशन है तो सजेस्टेड, ऑर्डर है तो ऑर्डर्ड। और ये साफ साफ ऑर्डर है, तो लिख देंगे यू आर ऑर्डर्ड, उसके बाद टू, क्योंकि इन्फाइनिटिव बनाना होता है, कंप्लीट दिस वर्क एट वंस, बाकी सब कॉपी पेस्ट, यानी ऐसे छाप देना है, सबसे ईजी। अगला है करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, यानी हम लोग को इसमें यूज़ करना है सिंटैक्स, है ना, तो वो देखना है। पहला क्वेश्चन है माई हेयर इज़ ब्लैक, ये तो क्वेश्चन सही है, माई हेयर इज़ ब्लैक, हाँ ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है। अब यूपी बोर्ड ये भी करेगा तो फिर हो गया। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, माई हेयर हम जानते हैं एक अनकाउंटेबल नाउन होती है, और अनकाउंटेबल नाउन का कभी भी प्लूरल नहीं बनता है, कभी भी नहीं। तो जब प्लूरल बनेगा नहीं तो इस तो बिल्कुल सही है, यानी ये सेंटेंस मतलब जो कहते हो यही रहेगा, यानी एकदम सही सेंटेंस दे दिया है। हो सकता है बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल चेक करने के लिए दिया हो, और इसमें भी कोई ना कोई उल्टा सीधा करके आया होगा। खैर वो क्वेश्चन बिल्कुल सही है। अगला है रिच मैन शुड हेल्प द पुअर्स। ये हम जानते हैं कि जब भी इस टाइप क्वेश्चन आते हैं द पुअर वाले, सॉरी द वाले, तो इसमें पूरी जाति का बोध होता है, यानी इसमें लिख सकते हैं द रिच यानी अमीर लोग। उसके बाद शुड हेल्प, मदद करनी चाहिए, किसकी, गरीब लोगों की, द पुअर। यानी जब जाति का बोध होता है तो हम लोग द लगाते हैं, इसका मतलब होता है लोगों। इस कंडीशन में द रिच अमीर लोगों को, शुड हेल्प करनी चाहिए गरीब लोगों की, द पुअर। यानी ध्यान देना यहाँ पर कि यहाँ पर मैन होगा ना ही मैन होगा, किसी तरीके का यहाँ पे वर्ड यूज़ नहीं करते हैं। और यहाँ पे पुअर से लिखा हुआ है, पुअर का एस भी हटेगा, क्योंकि जब जाति का बोध कराते हैं तो सिंपल सा वर्ड और उसके पहले द रिच मतलब पूरी जाति का बोध हो गया, द पुअर मतलब पूरी जाति का बोध हो गया। अब बढ़ते हैं हम लोग वोकैब्स में। तो एक कॉम्प्लीमेंट का तो मतलब होता है पूरक सुना होगा आपने, मैथ में भी यूज़ करते हैं पूरक, जिसको हम लोग पहलू भी कहते हैं, है ना, कहावत हुई ना, एक सिक्के के दो पहलू, तो वही पूरक होता है। यानी दो चीज़ में से जिनकी दोनों कनेक्टिविटी होती है उसको ही हम लोग कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं, पूरक। क्या भाई, आप जिसको ये याद होगा उसने सेंटेंस तो कोई ना कोई बना ही लिया होगा।
जिसको नहीं याद होगा तो फिर कुछ भी किया होगा उसने। अगला लिखा है कॉम्प्लीमेंट। तो इसको कौन नहीं जानता, बहुत ही फेमस वर्ड है आजकल, तो ये सब यूज़ हुआ करते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं है। डेली जो वर्ड यूज़ करते हैं हम लोग, उन्हीं को घुमा फिरा के रखा हुआ खाली। तो प्रशंसा का मतलब प्रशंसा करना, कोई भी सेंटेंस लिख दो इसमें। फिर अगला आता है एक फेयर का तो मतलब होता है साफ़ सुथरा, और एक दूसरा जो फेयर लिखा है उसका मतलब होता है भाड़ा, है ना, भाड़ा मतलब किराया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। अच्छा ये ट्रांसलेशन है, अगर किसी ने किए होगा तो ठीक है, ना तो अपने अपने हिसाब से सबने कुछ ना कुछ लिखा ही होगा। क्योंकि ट्रांसलेशन में क्या होता है, अमूमन हम लोग क्या करते हैं, देखो जो देसी लैंग्वेज दी होती है, देसी लैंग्वेज इन द सेंस रीजनल लैंग्वेज जो ये दी है, तो उसको सबसे पहले हम लोग टेंस के लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। अगर आपने अच्छे से 12 किया है तो आपको पता होगा कि हम लोग टेंस में पहले कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद इसको ट्रांसलेट कर देते हैं। बस इस पर हम लोग जो यूज़फुल मीनिंग्स होती हैं वो बस याद होनी चाहिए। और बोर्ड इतनी सहूलियत दे देता है कि जो मीनिंग्स अगर ना याद हो तो उसका अगर कम से कम सिनोनिम्स याद हो तो उसको यूज़ कर लो। और देखो 4 लाइन का ट्रांसलेशन है, हाई स्कूल लेवल। बस लेवल अब कहाँ कर सकते हैं, मीनिंग बदल सकते हैं बस, तो इसमें कोई ज़्यादा बात नहीं है। चलो अच्छा हम लोग इसका ट्रांसलेशन देख ही लेते हैं। जिसे लिखा हुआ है भूख और इंसान का रिश्ता जन्म से होता है। तो ये ता है ती है वाले हम लोग जानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, यानी इस हमारे यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो करते हैं स्टार्ट। रिश्ता, रिश्ता यहाँ प्रीपोजिशन, तो पहले सबसे पहले इसको यूज़ करेंगे। रिश्ता लिखा भूख और इंसान का रिश्ता, यानी द रिलेशन बिटवीन भूख, भूख मतलब हंगर, और मतलब एंड, इंसान यानी ह्यूमन होता है, यानी इज़, फ्रॉम बर्थ जन्म से। इसको हम देयर से भी यूज़ कर सकते थे कि देयर इज़ अ रिलेशन बिटवीन, तो वो भी जाके सही हो जाता। फिर लिखा जन्म के साथ ही मनुष्य अपनी भूख के साथ भूख भी साथ लेकर आता है। स्टार्टिंग कहाँ से, जन्म के साथ ही, यानी यहीं से स्टार्ट करते हैं। विद बर्थ, विद बर्थ मनुष्य यानी इंसान यानी मैन, या ह्यूमन भी ले सकते हैं। मैन भी लाता है, यानी आल्सो, लाने क्या होती है, ब्रिंग, ताहती है तो लग जाएगा ब्रिंग्स, ब्रिंग्स क्या लाता है, अपनी भूख, अपनी भूख यानी हिज, भूख मतलब हंगर, विद हिम अपने साथ। फिर है भूख किसी भी व्यक्ति के जीवित रहने का प्रमाण है। देखो ऐसी मीनिंग फंसाई जाती है, प्रमाण, इसको तो पता है खैर, एविडेंस। देखो जैसे लिखा है हवस, है ना, तो लेवल अप करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मीनिंग्स को टफ कर लेते हैं बस। तो हो जाएगा कि भूख किसी भी व्यक्ति के जीवित रहने का प्रमाण है, यानी भूख, भूख है यानी हंगर, है यानी इस, प्रमाण, प्रमाण का मतलब क्या हो जाएगा, द प्रूफ या एविडेंस, कुछ भी लिख लो। चलो द एविडेंस, है ना, यहाँ पे प्रूफ भी लिख सकते हो, द प्रूफ या एविडेंस ऑफ, जीवित रहने का, जीवित रहने को हम लोग बोलते हैं सर्वाइवल, सर्वाइव करना जिसको बोलते हैं, यानी हो जाएगा सर्वाइवल, यानी हो जाएगा सर्वाइवल ऑफ, सर्वाइवल ऑफ किसी भी व्यक्ति ना, यानी किसी व्यक्ति यानी एनी पर्सन, एनी पर्सन। हंगर इज द प्रूफ या एविडेंस ऑफ सर्वाइवल ऑफ एनी पर्सन। फिर है, फिर लिखा लेकिन यह भूख हवस का रूप लेने लगे तो चिंता का कारण बनने लगती है। देखो ऐसे हवस का मतलब एक होता है लस्ट, लेकिन वो गंदे माने में लिया जाता है। यहाँ पे हवस का मतलब सेंस निकालते हैं हम लोग, तो अधिकता लिख सकते हैं, यानी अगर भूख की अधिकता होने लगे, है ना, यानी इसके बिना हम रह नहीं सकते, ऐसा होने लगे तो चिंता का कारण बनने लगती है। तो लिखते हैं फिर बट यानी लेकिन, बट भूख, बट जब भूख यानी व्हेन, या भूख, दिस हंगर, व्हेन दिस हंगर, होने लगे के लिए हम लोग लगाते हैं ना आरंभ करना, आरंभ होने लगे, तो स्टार्ट्स,
क्या आने लगे, रूप लेने लगे। तो स्टार्ट टेकिंग, ये ट्रांसलेशन में आपने पढ़ा होगा कि आरंभ होने, होने, चालू होने, शुरू होने, सबके लिए हम लोग क्या लगाते हैं, स्टार्ट्स। और अगर यही शब्द है लेने तो टेक की आईएनजी फॉर्म, यानी स्टार्ट्स टेकिंग। द फॉर्म, द फॉर्म, फॉर्म मतलब रूप, ऑफ लस्ट यहाँ लिखना सही नहीं होगा, हम लोग अधिकता लिख सकते हैं ना, एविडिटी इसको बोलते हैं। एविडिटी मतलब होता है ना, जैसे हम लोग कह सकते हैं महत्वाकांक्षा जिसको बोलते हैं, यानी इसके बिना अब काम नहीं होना है ना। इच्छा बोलते हैं, त्वरित इच्छा जिसको बोलते हैं कि बस ये करना ही करना है, तो ये मतलब इसको ये बोल सकते हैं। बट व्हेन दिस हैंगर स्टार्ट्स टेकिंग द फॉर्म ऑफ एविडिटी, एविडिटी उसके बाद तो चिंता का कारण बनने लगती है। तो यहाँ पे कोई सब्जेक्ट नहीं है, चिंता का कारण बनने लगती है। तो जब सब्जेक्ट नहीं होता डमी सब्जेक्ट उठाते हैं, यानी इट। तो इट होने लगती, बिकम्स, इट बिकम्स, क्या होने लगती है, चिंता का कारण, कारण मतलब कॉज, ऑफ चिंता मतलब वरी, सिंपल सेंटेंस। फिर आगे किसी भी बे इंतहा लालच, ये देखो एक और वर्ड आया लेवल अप करने की, बे इंतहा। बे इंतहा मतलब ना एक्सेसिव जिसको बोलते हैं, अधिकता, बहुत ही ज़्यादा अधिकता, जिसको आधिक्य भी बोलते हैं। तो किसी भी बे इंतहा लालच, यानी किसी भी, यानी एनीवन, एनीवन किसी की भी, यानी अपोस्ट्रोफियस, किसी की भी अधिकता, एक्सेसिव, EXCESSIVE, एक्सेसिव। ग्रीड, यहाँ पे अगर एक्सेसिव मीनिंग ना याद हो तो आपको कोई भी अधिकता, कोई भी अधिकता की याद हो मीनिंग लिख सकते हैं। जैसे माइटी होता है ना, और इंटेंस होता है, इंटेंस तो बहुत यूज़ होता है, तो कुछ भी लिख दो इसमें। उसके बाद क्या हो, लालच, बेइंतहा लालच, लालच को बोलते हैं ग्रीड, तो हो जाएगा एनिमल्स एक्सेसिव ग्रीड बिकम्स, बनती है, बिकम्स होती है, द रीज़न कारण, द रीज़न कारण, फॉर यानी के लिए, दूसरे की मुसीबत का सबब, सबब मतलब वही कारण, तो दूसरे की लिख दिया, बिकम्स द रीज़न, रीज़न मतलब सबब वही कारण बनना, फॉर दूसरे, दूसरे के लिए नहीं, अदर्स, अदर, उसके बाद एपोस्ट्रोफियस, दूसरे के लिए, क्या मुसीबत यानी ट्रबल। सेंटेंस क्या हो गया, एनीवन्स एक्सेसिव ग्रीड बिकम्स द रीज़न फॉर अदर्स ट्रबल, दूसरे के लिए मुसीबत का कारण बनने लगती है। फिर आखिरी लाइन लिखा है, भूख और भूखमरी असमानता की सूचक है। भूख, भूख मतलब हंगर, और भूखमरी ये पता होगा करंट अफेयर का मुद्दा है, अपने देश में भूखमरी जो फैलती रहती है ना, हमेशा इंडेक्स निकलते हैं, तो उसी से रिलेटेड दिया हुआ है। और इसकी मीनिंग आपको पता होना चाहिए ना, हमेशा न्यूज़पेपर में रहता है, स्टारवेशन जिसको बोलते हैं, स्टारवेशन ये हो जाएगा, यानी हंगर एंड स्टारवेशन आर यानी है, सूचक मतलब इंडिकेटर्स, इंडिकेटर्स किसके हैं, असमानता यानी ऑफ, असमानता यानी इनइक्वलिटी, इनइक्वलिटी। तो ये हो गया आपका ट्रांसलेशन, ज़्यादा मुश्किल नहीं था। हाँ, जिसने प्रैक्टिस नहीं की होगी उसके लिए तो मुश्किल है, बट ओवरऑल सही था लेवल। फिर आगे फिर सेक्शन डी आ जाता है आप लोग का। सेक्शन डी में पूरा लिटरेचर पोर्शन, क्वेश्चन आंसर याद करो और लिख के आ जाओ बस। और लास्ट में देखते हैं, हाँ लास्ट में भी क्वेश्चन ही आंसर आते हैं, क्योंकि पैसेज तो पहले आते हैं। तो इस हिसाब से देखा हम लोगों ने क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो आप कमेंट करके बताना कितने क्या सही निकले आपके, है ना। और टेंशन नहीं लेना, जो हो गया है अगर मतलब अच्छा नहीं गया है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इंग्लिश है, लैंग्वेज लिख के आए होगे, कुछ ना कुछ नंबर इसमें मिल जाते हैं, तो इतना टेंशन लेने वाली बात नहीं है। टेंशन लेना था हिंदी में और केमिस्ट्री में, है ना। मैथ और बायो वाले हैं तो बायो वाले, इन तीनों में थोड़ा ध्यान देना। हिंदी का तो हो चुका है, ईजी आया था, तो अब जो नेक्स्ट तुम्हारा टारगेट होना चाहिए अच्छे पेपर देने का, वो होना चाहिए मैथ। वैसे तो सभी पेपर अच्छे दो, लेकिन जिस हिसाब से कॉपी चेक होती उस हिसाब से बताया जा रहा है। तो मिलते हैं जब मैथ का पेपर आता है, उसमें देखते हैं कितना क्या आप लोग को सही जाते हैं।